जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी मेरे प्यारे साथियों का बीए सेमेस्टर वाले में। जी हाँ दोस्तों, आज का क्लास बहुत ही शानदार होने वाला है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत ही शानदार ये क्लास है दोस्तों। इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर एग्जाम 2024, 25, 26, 27, 28। जब भी आप इस क्लास को देखेंगे आपके लिए ये लाभदायक क्लास होगी। ठीक है, बहुत ही शानदार क्लास है और वो भी आपको पूरे तर्क के साथ समझाया जाएगा। ठीक है, चलें। बीए 6 सेमेस्टर जियोग्राफी है, जियोग्राफी का पेपर 1 है। ठीक है, 6 सेमेस्टर में और 5th सेमेस्टर में आपको एक सब्जेक्ट के 2 पेपर देने होते हैं। ठीक है, तो इसमें दोस्तों 6 सेमेस्टर जियोग्राफी भूगोल में पेपर 1 है, पेपर 2 का भी मैंने मॉडल पेपर दिया है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो इस क्लास को अटेंड करने के बाद उसे भी आप आराम से अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलें। आपको बता दें साथियों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है, उसका पेपर कोड है GEO 305। ठीक है, आपके विश्वविद्यालय का जो भी पेपर कोड होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, बीए 6 सेमेस्टर भूगोल का पेपर 1 क्लास 3 है, यानी मॉडल पेपर 3 है। पेपर का नाम है जियोग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल। आपको बता दें साथियों, टॉप 100 MQS विथ इम्पोर्टेंट नोट्स। ठीक है, आपके इसमें 80 क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन आपके जो नोट्स हैं वो आपके कम से कम 130 से लेकर के 150 प्रश्न पूरे हो जाएंगे। ठीक है, नोट्स मिला करके। और मैं 5th सेमेस्टर में भी आपको नोट्स पढ़ाया था, तो आपसे रिक्वेस्ट है, देखिए नोट्स से कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, तो नोट्स को बिल्कुल भी मत करिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, देखिए आप लोग PDF जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें आपके रिवीजन भी होते रहेंगे और आपके इम्पोर्टेंट नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, चले साथियों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न देखते क्या है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। फ्लोन के अनुसार मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है? तो फ्लोन के अनुसार मानसून की उत्पत्ति वाताग्र के मिलने से होती है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण परिकल्पना किसके द्वारा दी गई है? तो यह फ्लोन के द्वारा दी गई है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चले, तीसरा प्रश्न बहुत ही शानदार है। अल नीनो की परिस्थितियां विकसित होने पर भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अल नीनो की जो परिस्थितियां हैं, इसको विकसित होने पर भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ेगा भैया? तो मानसून कमजोर होता है। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। चले, प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, आपको क्या पूछा गया है। मानसून की गतिशील अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? तो यह फ्लोहन के द्वारा प्रस्तावित की गई। ठीक है, इनको फ्लोन भी कहते हैं। देखिए आपके ऑप्शन में कभी कभी फ्लोन लिख करके आएगा, कभी कभी फ्लोहन लिख करके आएगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो मानसून की गतिशील अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? फ्लोन के द्वारा दी गई है। अच्छा, कब दिए थे ये अवधारणा? मानसून की गतिशील की अवधारणा फ्लोन ने कब दिया था? 1951 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे 1951। चले, पांचवा प्रश्न देखेंगे साथियों, आपका क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार गैसों के मिश्रण का दाब घटक के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है? तो यह आपके डाल्टन के नियम के अनुसार होता है। ठीक है, डाल्टन ने जो नियम बताया था, इसमें गैसों के मिश्रण का जो दाब घटक होता है, ये गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। ठीक है, ये डाल्टन ने कहा था, ये डाल्टन का नियम है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पांचवे का सी ऑप्शन करेक्ट है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न नंबर 6 आपका पूछा गया साथियों, इसमें मानसून की उत्पत्ति पर कौन सा सिद्धांत या फिर अवधारणा बताती है कि मानसून महाद्वीपों और महासागरीय घाटियों के अंतरताप के कारण उत्पन्न होते हैं? तो यह हैली की ऊष्मीय अवधारणा। ठीक है, हैली की ऊष्मीय अवधारणा बताती है कि जो मानसून होते हैं वो महाद्वीपों और महासागरीय घाटियों के अंतरताप के कारण उत्पन्न होती हैं। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए बहुत ही शानदार शानदार प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, यहाँ की पॉइंट्स दिया गया है, ध्यान से पढ़िए। हैली की थर्मल अवधारणा। ठीक है, देखिए ध्यान से, आपको मैं एक बार और फिर से बता देता हूँ। देखिए, हैली की ऊष्मीय अवधारणा कहिए या फिर हैली की थर्मल अवधारणा कहिए, दोनों एक ही होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, एग्जाम में आएगा तो कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, देखिए हैली की थर्मल अवधारणा सर एडमंड हैली ने 1686 में मानसून की थर्मल उत्पत्ति को विस्तार से समझाया था। ठीक है, इसे एशियाई मानसून की उत्पत्ति का शास्त्रीय सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछता है एशियाई मानसून की उत्पत्ति का शास्त्रीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? हैली की
थर्मल अवधारणा के द्वारा दिया गया था। ठीक है, आपसे एग्जाम में ये भी पूछता है साथियों, एक प्रश्न और मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो दिया गया है हैली की ऊष्मीय अवधारणा, ठीक है, कब दिया गया था? तो 1686 में दिया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? सर एडमंड हैली के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं लेकिन आपके एग्जाम में बहुत ही घातक सिद्ध होंगे, इसीलिए मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट है, आप पहली बार आए हैं या फिर पुराने हैं तो सब्सक्राइब करके प्लीज़ सपोर्ट जरूर करें, और इस प्रश्न पत्र को, ठीक है, जो मॉडल पेपर है इसे आगे जरूर शेयर करेंगे। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है और आपसे रिक्वेस्ट भी है। चले 7वां प्रश्न देखेंगे, आपका क्या है? ला नीना प्रभाव का भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, तो इसका प्रभाव पड़ता है मानसून के बलवती होने की संभावना होती है। ठीक है, आप बार बार पढ़ रहे हैं कि ला नीला क्या होता है, आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा सर ये ला नीला प्रभाव क्या होता है। चलिए मैं इसके बारे में बता देता हूँ। पहले आप ये जान लीजिए ला नीला प्रभाव का भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मानसून के बलवती होने की संभावना होती है। ठीक है, अच्छा, लाल नीला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ला नीला का असर भारतीय मानसून पर अच्छा पड़ता है। ठीक है, बलवती मतलब अच्छा पड़ता है। ला नीला के कारण भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून के दौरान ज़्यादा बारिश होती है। साल 2014 में अल नीना के कारण भारत में जून से सितंबर के दौरान 12% कम बारिश हुई थी, जबकि साल 2023 में ला नीला के कारण भारत में 30 अगस्त तक मौसमी बारिश औसत 7% से ज़्यादा रही। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा साथियों ला नीला क्या है। ठीक है, चलें प्रश्न नंबर 8 आपका पूछा गया साथियों, वायुमंडल की विभिन्न परतें नीचे दी गई हैं, इनमें से पृथ्वी से कौन सा क्रम सही है? यानी दोस्तों आपका वायुमंडल दिया गया है। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि इन वायुमंडलों में क्रम कौन सा क्रम सही है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारा क्षोभ मंडल पड़ता है, तो बिल्कुल ठीक है, क्षोभ मंडल के बाद हमारा समताप मंडल पड़ता है। ठीक है, समताप मंडल पड़ता है, उसके बाद हमारा मध्य मंडल पड़ता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है, क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, उसके बाद बहिर्मंडल आता है। ये 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 9 क्या है? निम्न में से ग्रामीण बस्ती का प्रकार है। तो ग्रामीण बस्ती का प्रकार कौन सा है? पल्लीकृत। ठीक है, ग्रामीण बस्ती का इनमें से कौन सा प्रकार है? पल्लीकृत ग्रामीण बस्ती का प्रकार है। ठीक है, गुच्छित और अर्धगुच्छित ये ग्रामीण बस्ती के प्रकार नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 9 का। अच्छा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, की पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखवाया है। देखिए, ग्रामीण बस्तियाँ जनसंख्या घनत्व और प्रसार के आधार पर 3 मुख्य प्रकार की होती हैं। ठीक है, ग्रामीण बस्तियाँ आपके एग्जाम में पूछता है ग्रामीण बस्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? ग्रामीण बस्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी? सघन बस्तियाँ, अर्ध संकुलित बस्तियाँ, बिखरी हुई बस्तियाँ। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए 10वां प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? उपजाऊ जलोढ़ मैदानों एवं उत्तरी पूर्वी राज्यों में पाया जाने वाला ग्रामीण बस्ती का प्रकार है। तो गुच्छित बस्तियां होती हैं साथियों। ठीक है, उपजाऊ जलोढ़ मैदान एवं उत्तरी पूर्वी राज्यों में पाई जाने वाली बस्तियों को प्रकार कौन सा है? गुच्छित बस्तियां प्रकार का पाई जाती हैं। ठीक है, गुच्छित बस्तियां पाई जाती हैं, ध्यान रखेंगे। उत्तरी पूर्वी राज्यों में गुच्छित बस्तियां पाई जाती हैं, ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये एक एक प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। 11वां प्रश्न आपका क्या है? राजस्थान में गुच्छित बस्तियों की अवस्थिति हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है जलीय संसाधनों की उपलब्धता। ठीक है, जहाँ पर जल के संसाधन उपलब्ध हैं वहाँ पर राजस्थान में गुच्छित बस्तियों की अवस्थिति सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मतलब जहाँ पर जल की उपलब्धता होती है गुच्छित बस्तियाँ वहाँ पर ज़्यादा होती हैं। ठीक है, चलें 12 नंबर प्रश्न आपका क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नगर शैक्षिक नगर नहीं है? यानी कौन सा इसमें भारतीय नगर शैक्षिक नगर नहीं है? रुड़की है भैया, इलाहाबाद भी है आपका, और वाराणसी भी है। ठीक है, अहमदाबाद आपका क्या है? ये उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलें आगे बढ़ते हैं, क्या है 13 नंबर प्रश्न क्या है आपका? निम्न में से पर्यटन नगर का उदाहरण है?
मसूरी आपका पर्यटन नगर का उदाहरण है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, पर्यटन यहाँ पर घूमने जाते हैं ज़्यादा मसूरी में। 13 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 14 क्या पूछा गया है आपसे, ध्रुवों और भूमध्य रेखा के पास क्षोभ मंडल की ऊंचाई क्रमशः कितनी है? तो 8 किलोमीटर और 18 किलोमीटर, ठीक है। ध्रुवों और भूमध्य रेखा के पास क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है? देखिए, क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों के पास 8 किलोमीटर है और क्षोभ मंडल की ऊंचाई भूमध्य रेखा के पास 18 किलोमीटर है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 15 क्या है, आयन मंडल में क्या होता है? आयन मंडल में रेडियो तरंगे परिवर्तित होती हैं, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और एक प्रश्न तो आपके एग्जाम में 100% आएगा, आयन मंडल की ऊंचाई कितनी है, समताप मंडल की ऊंचाई कितनी है, ठीक है, ये बहिर्मंडल की ऊंचाई कितनी है, ये सभी आपके एग्जाम में आएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो मैं नेक्स्ट मॉडल पेपर दूंगा उसमें मैं सभी कवर कर लूँगा, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं साथियों। 16 नंबर प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है? उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 16 का। प्रश्न नंबर 17 पूछा गया है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम कब होती है? तो 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम होती है। प्रश्न नंबर 18 आपका पूछा गया है, भारतीय कैलेंडर पर कौन सा महीना भारतीय परंपरा के अनुसार शिशिर ऋतु से संबंधित है? तो जो माघ और फागुन होता है यह शिशिर ऋतु से संबंधित है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 18 नंबर का। प्रश्न नंबर 19 आपका पूछा गया है, वे क्षेत्र जहां ज़्यादातर लोग उत्पादन, व्यापार और सेवाओं में लगे होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं, शहरी क्षेत्र के कॉम्पैक्ट सेटलमेंट होते हैं या फिर सभी होते हैं। तो जो शहरी क्षेत्र के लोग होते हैं ये उत्पादन, व्यापार और सेवाओं में लगे होते हैं, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। गांव में क्या होता है, गांव के लोग गांव से शहर जाते हैं, ठीक है, काम करने के लिए, गांव में छोटे मोटे काम कर लेते हैं। चलें 20 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, वे स्थान जहां लोग अपना घर बनाते हैं क्या कहलाते हैं? तो वे कहलाते हैं आपके बस्तियां, ठीक है, वे स्थान जहां लोग अपना घर बनाते हैं वो क्या कहेगा, बस्तियां कहलाता है भैया, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 क्या है आपका, जिस स्थान पर कोई भवन या बस्ती विकसित होती है उसे कहते हैं बसाव स्थान कहा जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 आपका क्या पूछा गया है, आदर्श बसाव स्थान के चयन के लिए कौन सी उपयुक्त प्राकृतिक दशाएं होगा, यहाँ पर कौन सी प्राकृतिक दशाएं नहीं है? तो देखिए वहाँ पर अगर आप आदर्श बसाव स्थान करेंगे तो जल की उपलब्धता और उपयुक्त भूमि, उपजाऊ मिट्टी, ये तीनों आवश्यक हैं आपके, ठंडी जलवायु आवश्यक नहीं है, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। चले 23 नंबर प्रश्न क्या है, सिंधु नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी? सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई थी। प्रश्न नंबर 24 आपका पूछा है, हुआंग है यानी पीली नदी के किनारे विकसित हुई सभ्यता का नाम क्या है? पीली नदी के किनारे जो विकसित हुई थी चीन की सभ्यता हुई थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, चीनी सभ्यता कहाँ विकसित हुई थी? पीली नदी के किनारे, ठीक है, हुआंग है। चले ससुरा चीन वालों का नाम ही बहुत अजीब होता है। प्रश्न नंबर 25 आपका पूछा गया है, पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या है? तो क्षोभ मंडल, ठीक है, पृथ्वी की सबसे निचली परत है, 25 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी यूएसए की स्थानीय हवा है? चिनूक है, फान है, हरमट्टन है या फिर मिस्ट्रल है? तो जो चिनूक हवा है ये यूएसए की स्थानीय हवा है। प्रश्न नंबर 27 क्या है, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च और भूमध्यरेखीय निम्न के बीच बहने वाली भूमंडलीय पवनों को क्या कहा जाता है? यानी साथियों जो आपका उपोष्ण है, यहाँ पर उपोष्ण रहेगा, ठीक है, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च और भूमध्य रेखा के बीच जो भूमंडलीय पवनें बहती हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं भैया? उसे कहेंगे व्यापारिक पवनें, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 27 का। बहुत ही शानदार, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, ठीक है,
उष्णकटिबंधीय उच्च और भूमध्य रेखीय, ठीक है, निम्न के बीच बहने वाली भूमंडलीय पवनों को व्यापारिक पवनें कहा जाता है। प्रश्न नंबर 28 क्या है आपका, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है जिसमें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद उल्कापिंड जल जाते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो ये आपका मध्यमंडल है, ठीक है। मध्यमंडल में अगर कोई उल्कापिंड बाहर से आता है तो मध्यमंडल में आने के बाद उसमें आग पकड़ लेता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। 28 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब ये नॉर्मली क्वेश्चन है, आप किसी से पूछ भी सकते हैं, ठीक है। अगर पृथ्वी पर कोई उल्कापिंड गिर रहा है तो वो किस मंडल में आकर के, जो आपका मंडल बनाए गए हैं जैसे समताप मंडल है, क्षोभ मंडल है, ताप मंडल है, तो किस मंडल में आएगा तो उल्कापिंड में आग लग जाएगा। तो मध्य मंडल में आता है तो उल्कापिंड में आग लग जाता है, ठीक है। चलें, देखिए बिल्कुल आसान भाषा में आप समझेंगे तो आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा, ठीक है। चलिए 29 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नांकित राज्यों में वर्ष 2013-14 में कौन सा राज्य पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो सबसे बड़ा उत्पादक 13-14 में राजस्थान था, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट है आपका 29 का। प्रश्न नंबर 30 आपका पूछा है, इसमें की पॉइंट्स भी दिए गए हैं, ध्यान से पढ़िएगा इस प्रश्न को। अंकलेश्वर किसके लिए जाना जाता है। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये अंकलेश्वर क्या है। अंकलेश्वर एक ज़िले का नाम है, ठीक है, एक जगह का नाम है। तो अंकलेश्वर तेल के लिए जाना जाता है, पेट्रोलियम तेल के लिए, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, अंकलेश्वर तेल के लिए जाना जाता है, इतना आपको याद हो गया। अब अंकलेश्वर के बारे में चलिए मैं आपको बता, देखिए गुजरात के भरूच ज़िले में स्थित अंकलेश्वर पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए जाना जाता है। आज़ादी के बाद गुजरात में सबसे पहले तेल की खोज 1958 में खेड़ा के लुनेज में हुई थी। इसके बाद अंकलेश्वर, महेसाड़ा और कलोल जैसे इलाकों में भी तेल पाया गया। अंकलेश्वर भारत में रासायनिक उद्योग का केंद्र भी है। अंकलेश्वर औद्योगिक एस्टेट में मौजूद पौधों का समूह भारत के रासायनिक उत्पादों का 5% से ज़्यादा उत्पादन करता है, ठीक है। इसमें फार्मास्यूटिकल्स और रंग भी शामिल हैं, ठीक है। देखिए छोटा सा है अंकलेश्वर, लेकिन कितना प्रसिद्ध है आपको नहीं पता है। इसके बारे में 100% आपके एग्जाम में आने वाला है, ध्यान रखेंगे। 31 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित की गई थी। आपके दिमाग में प्रश्न आएगा सर परिष्करणशाला क्या होता है। परिष्करणशाला को शोधशाला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शोधशाला बोला जाता है, ठीक है, शोधशाला, ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। परिष्करणशाला को शोधशाला बोलते हैं। अब चलिए अब प्रश्न पे आते हैं। तो भारत में तेल शोधक की भारत में तेल की पहली शोधशाला स्थापित की गई थी, कहाँ पर, डिगबोई में, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए ध्यान रखेंगे आप, भारत में तेल की पहली रिफाइनरी साल 1901 में डिगबोई में स्थापित की गई थी। रिफाइनरी मतलब समझ रहे हैं ना, तेल शोधक कारखाना। इसे असम ऑयल कंपनी लिमिटेड ने बनाया था। यह एशिया की सबसे पुरानी और सबसे लंबे समय से चल रही रिफाइनरी है। इसे भारतीय हाइड्रोकार्बन क्षेत्र की गंगोत्री भी कहा जाता है। आपके एग्जाम में पूछता है साथियों, भारतीय हाइड्रोकार्बन क्षेत्र की गंगोत्री किसे कहा जाता है, तो डिगबोई को कहा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई, 1901 में हुई थी, ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर 32 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह और तेल परिष्करण केंद्र दोनों है। मतलब कौन सा समुद्री बंदरगाह भी है और वहाँ पर तेल शोधक कारखाना भी है। तो आपका मंगलूर है, हल्दिया है और विशाखापट्टनम, ये तीनों जगह पर आपके समुद्री बंदरगाह भी हैं और तेल परिष्करण केंद्र भी हैं, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 32 का। प्रश्न नंबर 33 क्या पूछा गया है, तातीपाका तेल शोधनशाला अवस्थित है। तातीपाका तेल शोधनशाला आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तातीपाका तेल शोधनशाला आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 3 सितंबर 2001 को हुई थी। यह पेट्रो उत्पाद बनाने वाली मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ONGC की पहली तेल रिफाइनरी है, ठीक है,
ध्यान रखेंगे, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तातीपाका तेल शोधनशाला कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में। इसकी स्थापना 3 सितंबर 2001 को हुई थी। ठीक है, आंध्र प्रदेश के कहाँ पर स्थित है, किस जिले में? गोदावरी जिले में। चलें आगे बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 34 आपका क्या पूछा गया है? इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना निम्न में से कौन सा है? तो वडोदरा है। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, गुजरात का वडोदरा। प्रश्न नंबर 35 आपका पूछा गया साथियों, पृथ्वी के वायुमंडल के किस भाग में, वायुमंडल में कुल वायु का लगभग 70% हिस्सा है? तो वायु का लगभग 70% हिस्सा क्षोभ मंडल में होता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चले 36 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है? किस वायुमंडलीय परत में आयन होते हैं और वायरलेस संचार में मदद करते हैं? तो तापमंडल में। ठीक है, तापमंडल में साथियों आयन होते हैं जो वायरलेस संचार में मदद करते हैं। वायरलेस देखे हैं, वायरलेस जानते होंगे आप लोग, पुलिस वाले लेकर के चलते हैं, देखे होंगे आप लोग वायरलेस। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 36 का। 37 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? आयन मंडल में क्या होता है? उल्काएं जल जाती हैं, हवाई जहाज उड़ते हैं, रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक इसमें है? तो आयन मंडल में रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 आपका क्या पूछा गया है? 2011 के प्रारंभ में भारत में कितने मिलियन शहर थे? 2011 के प्रारंभ में भारत में 53 मिलियन शहर थे। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 38 का। चले आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर प्रश्न देखते क्या है? विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार के संसाधन सहायक हैं? तो सामाजिक। ठीक है, सामाजिक प्रकार के संसाधन सहायक होते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 39 का। चले आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर प्रश्न क्या है? भारतीय जनगणना के अनुसार नगरीय बस्ती के लिए कम से कम कितने लोग निवास करते हैं? तो 5000 लोग निवास करते हैं। ठीक है, भारतीय जनगणना के अनुसार नगरीय बस्ती के लिए कम से कम 5000 लोग निवास करते हैं नगरीय बस्ती के लिए। चले आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 41 देखते हैं आपको क्या पूछा गया है? मकान एक दूसरे के समीप किस प्रकार की बस्ती में बनाए जाते हैं? तो संघत बस्ती में बनाए जाते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 42 क्या पूछा गया है? मकान दूर दूर किस प्रकार की बस्ती में बनाए जाते हैं? संघत बस्ती में, ग्रामीण बस्ती में, प्रकीर्ण बस्ती में? तो मकान दूर दूर जो बनाए जाते हैं वह प्रकीर्ण बस्ती में बनाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 43 आपको क्या पूछा गया है? नियोजित बस्तियां किसके द्वारा बसाई जाती हैं? ठीक है, बसाई जाती हैं, यहाँ पर बसाई। ठीक है, नियोजित बस्तियां किसके द्वारा बसाई जाती हैं भैया? तो ये सरकार के द्वारा बसाई जाती हैं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 क्या पूछा गया है? गांव की आकृति एवं प्रसार को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? गांव की स्थिति, समीपवर्ती स्थल की रीति, या फिर क्षेत्र का भूभाग होता है, या फिर सभी? तो ये सभी जो होते हैं, गांव की स्थिति, समीपवर्ती स्थल की रीति और क्षेत्र का जो भूभाग होता है, ये सभी गांव की आकृतियों प्रसार को प्रभावित करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 45 देखेंगे आपको क्या पूछा गया है? निम्न में से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है? तो तेल, कोयला ये तो नहीं है। बायोगैस आपका गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। अब गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत कौन कौन से भैया? हवा, सूरज की रोशनी, चक्रवात, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, समुद्री ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैव ईंधन, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा, कचरे से पैदा होने वाली ऊर्जा, गोबर गैस आदि। ये सभी क्या है? गैर पारंपरिक ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अच्छा, ये स्रोत नवीकरणीय हैं। ठीक है, ये स्रोत क्या हैं? ये सभी नवीकरणीय हैं और पर्यावरण के अनुकूल हैं। इनसे प्रदूषण भी नहीं होता है। जो गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत होते हैं इनसे प्रदूषण नहीं होता है। इन्हें ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के रूप में भी जाना जाता है। मैं जितना भी बताया हूँ अगर ये आप याद कर लेते हैं तो इस तरह से प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आएगा तो एक भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो PDF जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग।
चलिए 46 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। इसमें निगेटिव प्रश्न पूछा है, गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन सा नहीं है। सौर ऊर्जा है हमारा, प्राकृतिक गैस नहीं है, ठीक है। वायु ऊर्जा, ज्वार शक्ति और सौर ऊर्जा, ये तीनों परंपरागत गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। प्राकृतिक गैस क्या है, ये गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 आपका पूछा गया, बहुत ही शानदार प्रश्न है। बहु अरब डॉलर परियोजना तापी, ठीक है, तापी, TAPI, ठीक है, तापी, इसका फुल फॉर्म भी आप लोग देख लिए, बहु अरब डॉलर परियोजना, ठीक है। अच्छा, जो दिसंबर 2015 में प्रारंभ हुई, संबंधित है सौर ऊर्जा से, प्राकृतिक गैस से, सड़क निर्माण से या फिर रेलवे लाइन निर्माण से। तो यह प्राकृतिक गैस निर्माण से संबंधित है, ठीक है। बहु अरब डॉलर परियोजना जो तापी है, यह प्राकृतिक गैस से संबंधित है। अब चलिए तापी के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए तापी, TAPI गैस परियोजना तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के बीच प्रस्तावित एक बहु अरब डॉलर परियोजना है। इस परियोजना को एशियाई विकास बैंक ADB की आर्थिक मदद से बनाया जा रहा है। इस परियोजना को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हर साल चारों देशों में 3.2 अरब घन क्यूबिक फुट प्राकृतिक गैस की आपूर्ति की जा सके। इस योजना के तहत अफगानिस्तान के हेरात और कंधार शहरों से होकर सालाना 33 अरब घन मीटर गैस पाकिस्तान से होते हुए भारत के पंजाब के फाजिल्का शहर तक पहुंचेगी, ठीक है। समझ में आया, बहुत ही शानदार है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 48 आपका क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत कौन सा है। कोयला, ईंधन और पेट्रोल, ये क्या है, ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत हैं। जो बायोगैस है, ये क्या है, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 49 नंबर प्रश्न आपका क्या है, गैर पारंपरिक ऊर्जा के संदर्भ में OTE का मतलब क्या है। OTE का मतलब होता है समुद्री ज्वारीय ऊर्जा, ठीक है। इसको इंग्लिश में भी देख लेंगे आप, ओशियन टाइडल एनर्जी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत ही शानदार है। इसका फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछता है। चलिए 50 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, ऊर्जा का वह कौन सा स्रोत है जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है। तो इसमें जो साथियों आपका भूतापीय ऊर्जा होता है, यह भूमंडलीय तापमान को सबसे कम बढ़ाता है, ठीक है। सबसे कम कौन बढ़ाता है भूमंडलीय तापमान को, भूतापीय ऊर्जा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोल, ये सब क्या है, ये सब, ठीक है, भूमंडलीय तापमान को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। चलें, इन्हीं के वजह से आजकल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है, ठीक है। आने वाले समय में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। चलें, प्रश्न नंबर 51 क्या पूछा गया है आपका, हिमाचल प्रदेश में मणिकरण से गर्म झरने की प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो वहाँ पर भूतापीय ऊर्जा है, इस कारण, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में जो मणिकरण है, वहाँ पर झरनों से गर्म पानी गिरते हैं, ठीक है, भूतापीय ऊर्जा के कारण। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 52 आपका क्या पूछा गया है, ग्रामीण बस्तियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। तो विन्यास के आधार पर, कार्य के आधार पर और बस्तियों की प्रकृति के आधार पर, ठीक है। फिर से मैं बता देता हूँ, ग्रामीण बस्तियों का वर्गीकरण विन्यास के आधार पर, कार्य के आधार पर और बस्तियों की आकृति के आधार पर होता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 आपका क्या पूछा गया है, ग्रामीण बस्तियों का प्रतिरूप कैसा होता है। तो रैखिक, आयताकार और वृत्ताकार, ये सभी होता है, ठीक है। आप लोग देखे होंगे गांव में बस्तियां किस प्रकार से होती हैं, ये रैखिक भी होती हैं आपकी, ठीक है, आयताकार, इस तरह से भी गांव में बस्तियां होती है, एक घर यहाँ पर, एक घर यहाँ पर, फिर एक यहाँ पर, ठीक है, एक घर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, इस तरह से, ठीक है। और वृत्ताकार भी होती हैं, ठीक है, इस तरह से भी गाँव में बस्तियाँ होती हैं। चले आगे बढ़ते हैं, 54 नंबर प्रश्न आपका देखते हैं क्या है, ग्रामीण बस्तियों की समस्या क्या है। जल की आपूर्ति, शौच की दिक्कत होती है, कूड़ा कचरा निस्तारण सुविधा, ठीक है, कूड़ा कचरा की भी दिक्कत होती है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 54 का, ठीक है।
चले आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 55 पूछा गया है, निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती हैं? तो जो रेखीय बस्तियां होती हैं साथियों, ठीक है, इस तरह से रेखीय बस्तियां ये सड़क के किनारे, नदी के किनारे भी होती है और नहर के किनारे भी होती हैं, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 56 देखेंगे क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है? तो जो प्राथमिक क्रिया होती है, ठीक है, यह क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया होती है। प्रश्न नंबर 57 क्या है, यहाँ पर क्या है, किस प्रदेश में, ठीक है, यहाँ पर निम्न रहेगा, निम्न में से किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीनतम नगरी बस्ती रही है? तो सिंधु घाटी में, ठीक है, प्रलेखित प्राचीनतम नगरी बस्ती रही है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 57 का। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है सभी। प्रश्न नंबर 58 पूछा गया, भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है। तो भारत में मुख्य रूप से कृषि का कौन सा पदार्थ आयात किया जाता है यानी खरीदा जाता है? तो खाद्य तेल ज़्यादा खरीदा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 58 का। चलें प्रश्न नंबर 59 क्या है, केरल राज्य विश्व भर में किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? तो गरम मसालों के लिए जाना जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60 क्या पूछा गया है आपका, गन्ना उत्पादन में राज्यों का सही अवरोही क्रम है। तो गन्ना उत्पादन में सबसे पहले कौन है, हमारा उत्तर प्रदेश आता है, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 61 आपका क्या पूछा गया है, पीत क्रांति किसके उत्पादन से संबंध है? तो पीत क्रांति जो है यह तिलहन से, ठीक है, यहाँ पर पीत रहे पीली रहेगा, पीली क्रांति, ठीक है। टाइपिंग में बहुत ज़्यादा गलती हो गई है, इसके लिए मैं आपसे दिल से सॉरी बोलता हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करूँगा। पीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है भैया? तिलहन से, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा ध्यान रखेंगे यहाँ पर पीली या पीत क्रांति, यानी सही मैं सही, यहाँ पर टाइपिंग गलती नहीं हुई है, ठीक है। देखिए पीली क्रांति को पीत क्रांति भी बोला जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। पीली या पीत क्रांति, येलो रिवॉल्यूशन, तिलहन उत्पादन से जुड़ा है। यह क्रांति साल 1986 से 87 में शुरू की गई थी, जिसका मकसद क्या था भैया? खाद्य तेल के उत्पादन को बढ़ाना और आत्मनिर्भरता हासिल करना था। इस क्रांति के तहत खास तौर पर सरसों और तिल के बीजों के उत्पादन को बढ़ाया गया। पीली क्रांति के जनक कौन है? सैम पित्रोदा, ठीक है, ध्यान रखेंगे भैया, पीली क्रांति के जनक कौन है? सैम पित्रोदा, आपके एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। पीली क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1986-87 में। प्रेजेंट टाइम में गांव में अभी भी, ठीक है, यहाँ पर जो तिलहन है, तिल का तेल भी लोग खाते हैं, ठीक है, सरसों में मिला करके। चलें ध्यान रखिएगा, पीली क्रांति के जनक सैम पित्रोदा। 62 नंबर प्रश्न क्या है, नीली क्रांति निम्न में से संबंधित है। तो नीली क्रांति आप सभी लोग जानते हैं मछली उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, इसके जनक कौन है? चलिए वो भी मैं बता देता हूँ, ध्यान रखेंगे। देखिए भारत में नीली क्रांति की शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 के दौरान हुई थी। आपके एग्जाम में पूछता है भारत में नीली क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई? 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी। किस सन में हुई थी? 1985 से 1990 के बीच के दौरान हुई थी। इस दौरान सरकार ने फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी FFDO को प्रायोजित किया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 के दौरान सघन मरीन फिशरीज प्रोग्राम शुरू किया गया था। हीरालाल चौधरी को कार्प, ठीक है, हीरालाल चौधरी को कार्प के प्रेरित प्रजनन का जनक माना जाता है और उन्हें वैश्विक नीली क्रांति का अग्रदूत भी कहा जाता है। आपके एग्जाम में पूछता है ना कि भारत में नीली क्रांति की शुरुआत किसने करी थी? हीरालाल चौधरी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इनको जनक माना जाता है नीली क्रांति का। अच्छा यहाँ पर एक और मैंने यहाँ पर लिखवाया, देखिए पूर्वी एशिया की नीली क्रांति का अग्रदूत किसे माना जाता है? आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। जो पूर्वी एशिया है उसमें नीली क्रांति का अग्रदूत कौन है? डॉक्टर मोदादुगु विजय गुप्ता, ठीक है।
डॉक्टर मोदादुगु विजय गुप्ता पूर्वी एशिया के नीली क्रांति के अग्रदूत हैं। और भारत में नीली क्रांति के जनक कौन है भैया? हीरालाल चौधरी, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चले प्रश्न नंबर 63 आपका क्या पूछा गया है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं? रबी की फसल, खरीफ की फसल, वर्षा पुष्ट या फिर शुष्क खेती कहते हैं? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को खरीफ की फसल बोलते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये खरीफ की फसल कौन कौन सी होती हैं और रबी की फसल कौन कौन सी होती हैं, तो मैं सभी बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के तुरंत बाद बोई जाने वाली फसल को खरीफ फसल कहते हैं। यह बारिश की फसल होती है जिसे जून जुलाई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है। खरीफ फसलों में चावल, ज्वार, बाजरा, रागी, जूट, मूंगफली, कपास, गन्ना, तंबाकू, मूंग, उड़द, लोबिया जैसी फसलें शामिल हैं। ये सभी कौन है? खरीफ की फसलें हैं, ठीक है। चलें प्रश्न नंबर 64 आपको क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफ़ी का अधिक उत्पादन होता है? कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन कुर्ग जिले में होता है। और कौन सा राज्य है? तो यह देखिए, भारत में कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन कर्नाटक में होता है। कर्नाटक के कोडागु यानी कुर्ग जिले में भारत में पैदा होने वाली कुल कॉफ़ी का 33% हिस्सा होता है, ठीक है। चलें ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 65 क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है? अगर पूछेगा कि भारत का संपूर्ण रेशम का आधा भाग उत्पन्न करने वाला राज्य तो कर्नाटक है। अगर पूछेगा कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य रेशम का उत्पादन करता है तो भी कर्नाटक रहेगा, ठीक है। अच्छा, कौन कौन से सबसे ज़्यादा रेशम उत्पादन करते हैं, कौन कौन से राज्य हैं? तो कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राज्य है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और असम भारत के शीर्ष 3 रेशम उत्पादक राज्य हैं। प्रश्न नंबर 66 क्या पूछा गया है आपका? निम्नलिखित में से कहाँ से उत्तम किस्म के लौह अयस्क की प्राप्ति होती है? मतलब उत्तम किस्म का लोहा कहाँ पर मिलता है? तो बैलाडीला में मिलता है, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। चले प्रश्न नंबर 67 आपका क्या पूछा गया है? कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। कर्नाटक राज्य के किस जिले में है ये भी देख लीजिए आप लोग। कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना कर्नाटक के चिकमगलूर जिले में स्थित है। यह पश्चिमी घाट की बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिक्कमगलुरु, तुमकुरू बेल्ट में आती है। कुद्रेमुख भारत सरकार का एक उद्यम है और इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। प्रश्न नंबर 68 क्या पूछा गया है? बैलाडीला खान से खनन किए जाने वाले लौह अयस्कों को निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है, यानी भेजा जाता है दूसरे देशों में? तो विशाखापट्टनम बंदरगाह से, बैलाडीला से जो लोहे निकाले जाते हैं वो आपके विशाखापट्टनम बंदरगाह से भेजे जाते हैं दूसरे देशों में, ठीक है। चलें प्रश्न नंबर 69 क्या पूछा गया है आपका? कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बूदन की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध हैं? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है भैया, लोहा खाना जाता है। कर्नाटक का एक राज्य है बाबा बूदन की पहाड़ियाँ, यहाँ लोहा खाना जाता है, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आसान भाषा में समझे रहेंगे तो लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। 70 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य है? तो ओडिशा भारत में सबसे ज़्यादा लोहा उत्पादन करता है, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ है। प्रश्न नंबर 71 क्या पूछा गया है आपका साथियों? भारत में पाया जाने वाला अधिकांश लौह अयस्क किस प्रकार का है? तो हेमेटाइट लोहा सबसे ज़्यादा भारत में पाया जाता है, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 72 क्या है? जावर एवं रामपुरा आगूचा खनन क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है? तो यह सीसा और जस्ता खनिज से संबंधित है। जावर एवं रामपुरा जावरा एवं रामपुरा आगूचा खनन जो है सीसा और जस्ता के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 73 क्या है? भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादन राज्य है। सबसे ज़्यादा जस्ता कौन उत्पादन करता है भारत में?
तो राजस्थान करता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सबसे ज़्यादा मूंगफली उत्पादन गुजरात करता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 75 क्या पूछा गया, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? मक्का, चावल, गेहूं या फिर ज्वार का? तो भारत में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 75 का। प्रश्न नंबर 76 क्या पूछा गया है, किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? तो धान में देखिए पानी भी ज़रूरी होती है और धान के खेत में पानी भी का भी लगना ज़रूरी होती है, तभी फसल अच्छे से पकती है। ठीक है, लेकिन जो चाय होती है, चाय पत्ती, इसके लिए पानी की आवश्यकता होती है लेकिन जमाव पानी की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 77 क्या पूछे गए हैं आपके, इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है? रबी की फसल, खरीफ की फसल। तो मैंने खरीफ की फसल आपको बता दी थी, इसमें रबी और खरीफ की मैं दोनों बताऊंगा। तो जो आपका इसमें कपास, मूंगफली और मक्का है, ये आपके खरीफ की फसल हैं। जो सरसों है ये आपके रबी की फसल है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ध्यान रखेंगे साथियों, यहाँ पर खरीफ की कुछ फसलें ये हैं। कौन कौन सी खरीफ की फसलें हैं? चावल, मक्का, बाजरा, रागी, धान, ज्वार, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ये सभी क्या है? खरीफ की फसलें हैं। अच्छा, रबी की फसलें कौन कौन सी है भैया? रबी की फसलें कौन कौन सी हैं? गेहूँ, जौ, आलू, चना, मसूर, अलसी, मटर और सरसों, ये सभी क्या हैं? रबी की फसलें हैं। प्रश्न नंबर 78 क्या पूछा गया है, खरीफ की फसल काटी जाती है। खरीफ की फसल कब काटी जाती है? तो नवंबर में काटी जाती है। ठीक है, अक्टूबर नवंबर शुरू में मैंने आपको पढ़ाया है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 79 क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो नासिक जो है अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 80 क्या पूछा है, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? मतलब सबसे अच्छी क्वालिटी का चाय पत्ती भारत में कहाँ पैदा होती है? दार्जिलिंग में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है साथियों आपको क्लास अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगोगी। प्लीज़ इस क्लास को आगे ज़रूर शेयर करेंगे, एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।